यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। मैं मेजर रंजीत, सीक्रेट सर्विस एजेंट। एक मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए मेरी पोस्टिंग नैनीताल कर दी गई है। मुझे जल्द से जल्द केस सुलझाने की हिदायत के साथ यहां पर भेजा गया है। दरअसल पिछले ही महीने हमारी ही डिपार्टमेंट का एक जवान नायक एस रमेश की हत्या हो गई थी। नायक एस रमेश यहां पर 3 साल से पोस्टेड था। 25 वर्षीय रमेश यहां पर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान का हेड था। उसके मारे जाने से इस अभियान को भारी धक्का लगा था। उसके कातिल तक पहुंचना मेरी पहली और अंतिम प्राथमिकता थी। उस इलाके में जहां पर हत्या हुई थी, अत्यंत ही बीहड़ और घना जंगल का इलाका था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। बीच में एक गांव था जिसका नाम लालपुर था। वहीं से कुछ दूर हटकर लालपुर थाना भी था। इतनी जानकारी मुझे यहां पर अभियान में शामिल जवानों से मिल गई थी। मैंने तुरंत अपनी टीम का गठन कर लिया। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सूबेदार राजकुमार यादव तथा लैंड माइंस विशेषज्ञ हवलदार संतोष चौधरी को अपनी टीम में रखा। 3 सदस्यीय हमारी टीम तैयार हो चुकी थी। टीम मीटिंग के तुरंत बाद मैं अकेले ही लालपुर थाना की ओर प्रस्थान कर गया। थाना पहुंचते ही मेरी मुलाकात थाना प्रभारी इंस्पेक्टर डी रजक से हुई। लगभग 50 वर्षीय इंस्पेक्टर रजक को मैंने अपना परिचय दिया। मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी डिपार्टमेंट ने मुझे इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी है। मैंने उनसे केस की प्रगति के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने मुझे बताया उस केस में हत्यारा शुभंकर दास पकड़ा जा चुका है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मामला अदालत में है, इसलिए इस बारे में मैं और अधिक नहीं बता सकता हूं। मैंने उनसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा एफआईआर की कॉपी मांगी। उन्होंने तुरंत मुझे उपलब्ध करा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की हत्या 10 मई को दिन में 10 बजे सुबह के आसपास बताई गई थी। मृत्यु का कारण शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव था। मृतक के शरीर से 2 गोली मिले थे। दोनों गोली जिस हथियार से चला था, उस हथियार का नाम रिपोर्ट में नहीं था। उधर एफआईआर रिपोर्ट में कातिल का नाम शुभंकर दास बताया गया था। शुभंकर दास लालपुर गांव का ही एक युवक था। उसे एफआईआर रिपोर्ट के अनुसार इलाके का एरिया कमांडर बताया गया था। उसने पुलिस द्वारा छीनी गई पिस्टल से घटना को अंजाम दिया था। दोनों रिपोर्ट देखने के बाद हम तीनों ने मिलकर आगे का प्लान बनाया। हम तीनों घटना स्थल का जायजा लेने के लिए उस जगह पहुंच गए थे। अचानक संतोष ने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। बोला, सर, आगे लैंड माइंस लगा है। उसके पॉकेट में रखी मशीन से बीप की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे और यादव के कदम रुक चुके थे। संतोष ने आगे बढ़कर सावधानीपूर्वक लैंड माइंस को निष्क्रिय कर दिया। उसके अनुसार 50 किलोग्राम से ऊपर का वजन पड़ते ही यह विस्फोट होकर भयंकर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। हम तीनों साइलेंसर युक्त जर्मन पिस्टल से लैस थे। मैं अब समझने की कोशिश कर रहा था कि यह लैंड माइंस एस रमेश को मारने के लिए प्लान ए या बी का हिस्सा तो नहीं था, या कहीं हम तीनों को मारने की साजिश तो नहीं थी। हम तीनों वापस अपने कैंप लौट गए। एक बात तो समझ में आ गई थी, बॉर्डर से अधिक खतरा देश के अंदर है। यहां हमें अपनों से निपटना होता है। अगले दिन हम तीनों लालपुर गांव पहुंचते हैं। वहां हम लोग जेल में बंद कथित कातिल शुभंकर दास के घर पहुंचकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में लग जाते हैं। परिवार तथा कुछ गांव वालों ने दबी जुबान से शुभंकर के खिलाफ गहरी साजिश बताया। वह गांव वालों को नक्सल के खिलाफ खड़ा होने की बात समझाता था। हम तीनों वापस अपने कैंप की ओर चल पड़े। अचानक बीच जंगल में हम लोगों पर गोलियां की बौछार शुरू हो गई। हम तीनों ने पत्थरों की ओट लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। यादव ने 2 हमलावर को अपनी सटीक निशानेबाजी से मार गिराया। संतोष ने एक हमलावर को जिंदा पकड़ लिया था।
मैंने थाना को सूचना दे दी। पुलिस आते ही दोनों बॉडी तथा एक पकड़े गए हमलावर को अपने कब्जे में ले लिया। हम लोग भी अपने कैंप वापस आ गए। अगले दिन हम लोग उस हमलावर से पूछताछ करने थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर रजक ने बताया कि कल रात में ही वह हमारी पिस्टल की गोली से मारा गया। वह गाड़ी से उतरते वक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भाग रहा था। तभी मैंने उसे गोली मार दी। मैं तुरंत पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर डॉक्टर से मिला। तभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। गोली मृतक के सीने में लगी थी। दोनों गोली निकाल लिया गया था। दोनों गोली अलग अलग हथियार से चलाई गई थी। एक गोली सरकारी पिस्टल की थी तथा दूसरी गोली जिस हथियार से चली थी उसका नाम अननोन बताया गया था। केस दिनों दिन टफ होते जा रहा था। मैं जेल में बंद शुभंकर दास से मिलने चला गया। पूछताछ में उसने बताया कि शुरू से ही वह नक्सली विचारधारा मानता है। चूंकि एस रमेश ने नक्सली विरोधी अभियान में हम लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए मैंने उसे गोलियों से उड़ा दिया, बोलकर वह अंदर चला गया। मैं असमंजस में आ गया था। गांव तथा इसके परिवार वालों एवं इसका खुद का बयान, नक्सली के प्रति सोच, दोनों बिल्कुल अलग अलग था। दाल में कुछ काला जरूर था। मैं जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहता था, लेकिन केस उलझते ही जा रही थी। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आ गई। एक दिन रात 10 बजे के करीब मैं दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर बैठ गया। दोनों में एक चीज कॉमन थी, गोली जिस हथियार से चली थी उसका नाम नहीं बताया गया था। मैंने कोर्ट से आदेश हासिल कर दोनों घटनाओं में प्रयुक्त गोली को फोरेंसिक जांच के लिए भेजवा दिया। रिपोर्ट आने में अभी लगभग 3 दिन का समय था। हम तीनों एक दिन इंस्पेक्टर रजक के सरकारी आवास पर उनसे मिलने चले गए। इंस्पेक्टर ने हम लोगों को हॉल के अंदर बैठाकर काफी आवभगत की। तभी उनके मोबाइल पर कोई कॉल आ जाता है। वे हम लोगों को इंतजार करने का इशारा करते हुए दूसरे रूम में बातचीत करते करते चले जाते हैं। करीब 10 मिनट बाद पुनः वापस आ जाते हैं। कुछ देर के बाद हम तीनों भी उनसे विदा लेकर चल देते हैं। तीसरे दिन फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आ गई थी। गोली लेटेस्ट जर्मन मेड पिस्टल Z21 ब्लास्टर की थी। मुझे समझ में आ गया था, चूंकि ये लेटेस्ट पिस्तौल है, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाले आर्म्स स्पेशलिस्ट गोली को पहचान नहीं पाया था। अगले दिन अखबार की पहली हेडलाइन थी, लालपुर थाना के इंस्पेक्टर डी रजक का हथियार बंद लोगों द्वारा अपहरण। पूरा का पूरा पुलिस महकमा इंस्पेक्टर डी रजक की खोज में लग चुका था। उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मैं कोर्ट से 3 दिनों के लिए पेरोल पर शुभंकर दास को जेल से निकालने में सफल हो गया था। मैं गाड़ी खुद चला रहा था। पीछे के सीट पर बीच में शुभंकर दास तथा उसके एक तरफ राजकुमार यादव और दूसरी तरफ संतोष चौधरी बैठा था। गाड़ी हमारी डिपार्टमेंट के बगल में बने एक गुप्त बंकर के बाहर रुक जाती है। बंकर में शुभंकर के साथ हम तीनों जैसे ही घुसते हैं, सामने इंस्पेक्टर रजक को देखते ही शुभंकर चौंक जाता है। शुभंकर गुस्से में रजक का कॉलर पकड़कर पूछता है, कहाँ है मेरा बेटा? जल्दी बता। रजक इससे पहले कि कुछ बोल पाता, एक झन्नाटेदार थप्पड़ शुभंकर से खा चुका था। यादव ने शुभंकर को अलग किया। मैं बोला, सही सही बता, बात क्या है? सारी घटनाक्रम को संतोष अपने मोबाइल में सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा था। शुभंकर बोला, मैं नक्सली विचारधारा को गलत मानता हूं। इस बारे में मैं लोगों को जागरूक भी करता हूं। इसलिए मेरे बेटे को इस इंस्पेक्टर ने किडनैप करवा दिया है। अगली तारीख को जब मैं कोर्ट में अपना झूठा जुर्म कबूल कर लूंगा तो वह मेरे बेटे को छोड़ देगा, नहीं तो उसकी हत्या कर देगा। इसकी जोनल कमांडर से गहरी दोस्ती है। लेबी का पैसा में भी इसका हिस्सा रहता है। उसी के इशारे पर इस इलाके में सुरक्षाबलों की हत्या तथा हम जैसे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाता है। अगले ही पल रजक को वही छोड़कर हमारी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। रविवार की सुबह थी, सरकारी स्कूल बंद था,
लेकिन चपरासी वहीं 3 आदमियों के साथ बैठा था। शुभंकर को देखते ही वह अपने आप माजरा समझ गया था। चपरासी यानी जोनल कमांडर अपने तीनों साथियों के साथ हम लोगों पर फायरिंग शुरू कर चुका था। हम लोग पहले से सचेत थे। यादव और संतोष ने अपना काम कर दिया था। चारों मारा जा चुका था। उस इलाके से नक्सल की कमर टूट चुकी थी। पुलिस आकर चारों डेड बॉडी अपने कब्जे में ले चुकी थी। रजक जेल जा चुका था। उसने कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जर्मन पिस्टॉल Z21 ब्लास्टर रजक के सरकारी घर से बरामद हो चुका था। शुभंकर भी लगभग आजाद हो चुका था, बस कानूनी औपचारिकता सिर्फ बाकी थी। दरअसल हम तीनों जब रजक के सरकारी आवास पर मिलने गए थे, उसी दौरान उसके ड्रॉर में मेरी नज़र जर्मन पिस्टॉल Z21 ब्लास्टर पर गई थी। तभी से रजक मेरी रडार पर था। हम तीनों ऑपरेशन रेड सिग्नल की सफलता पर जश्न मना रहे थे।